हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। चलिए उम्मीद करते हैं आप सभी बढ़िया से होंगे, बढ़िया से होली खेले होंगे और होली का एंजॉय कर लिए हैं। अब आप आज से पढ़ाई के भी अब एंजॉयमेंट लेते रहिए। ओके, आज से पढ़ाई लिखाई शुरू कर दीजिए। इतना दिन बहुत आराम कर लिए आप लोग, है कि ना। अब ज्यादा दिन आराम भी करना उचित नहीं है, ज्यादा दिन मौज मस्ती भी उचित नहीं होता है जिंदगी में। कुछ पल के लिए आप मौज मस्ती करिए, फिर बाकी दिन अपना जो भी आपका मेन काम है पढ़ाई लिखाई करना उसमें लग जाइए। ओके, तो एक बार स्वागत करते हैं हम आपको अपने यूट्यूब चैनल द मोटिवेशन क्लासेस पे। और पिछले क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे परमिटिविटी। किसी मीडियम के परमिटिविटी जब दो चार्ज के बीच में आ जाता है तो उसके बीच जो फोर्स लगता है उस पर क्या इफेक्ट पड़ता है, इसके बारे में आप जाने। पिछले लेक्चर में आप ये देखें कि परमिटिविटी बीच में आने से फोर्स डिक्रीज हो जाता है। इन सब चीजों के बारे में आप पीछे समझे, गुलाम के भी अभी नियम चल ही रहा है। आज हम लोग पढ़ेंगे सुपरपोजिशन ऑफ चार्ज। आज हम लोग डिस्कस करेंगे सुपरपोजिशन के बारे में कि चार्ज का सुपरपोजिशन क्या होता है और इस पे बेस्ड एक दो क्वेश्चन भी लगाएंगे। ओके, तो सुपरपोजिशन क्या होता है इसको समझने के लिए आपको कुलाम्स लॉ समझना, कुलाम्स लॉ को जानना बहुत जरूरी है। यदि कुलाम्स लॉ आप जानते हैं तो सुपरपोजिशन इजी हो जाएगा। और छोटी सी बात आपको बता दें कि सुपरपोजिशन को जानने के लिए या उसे समझने के लिए और फोर्स के कैलकुलेशन करने के लिए आपको वेक्टर के नॉलेज होना बहुत जरूरी है। जो आप 11th में पढ़े हैं, 11th में आप वेक्टर पढ़े हैं, उसकी नॉलेज होना बहुत जरूरी है। वेक्टर सम पढ़े हैं, ज्यादा कुछ नहीं, समेशन बस याद रखेंगे कि वेक्टर का सम कैसे किया जाता है। ये यदि आपको रिजल्टेंट वेक्टर के बारे में पता हो कि दो वेक्टर का सम करने से रिजल्टेंट वेक्टर का जो भी वैल्यू निकल गया था वो क्या होता है, कैसे हम वैल्यू निकालते हैं, यदि ये पता रहेगा तो आप सुपरपोजिशन का जो भी क्वेश्चंस मिलेंगे आपको वो आप इजीली डील कर पाएंगे, आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो बातें कम करते हैं और जरा शुरू करते हैं आज का जो भी हम लोग आज का क्लास में देखने वाले हैं। सुपरपोजिशन क्या होता है उसके बारे में आइए जरा रेडी हो जाइए मेरे साथ। इलेक्ट्रिक चार्ज का सुपरपोजिशन क्या होता है आइए जरा चेक करें। अब इसे सुपरपोजिशन के पास पहुंचने से पहले आप कुलाम्स लॉ को एक बार फिर से रिपीट करिए, उसी से सुपरपोजिशन आपको कंप्लीट होगा। कुलाम्स लॉ यदि कंप्लीट है तो सुपरपोजिशन इजीली कंप्लीट हो जाएगा। आइए जरा चेक करते हैं। जैसे मान लीजिए एक चार्ज यहाँ पे प्लस Q1 पड़ा हुआ है और इससे कुछ डिस्टेंस पे, मान लीजिए R डिस्टेंस पे यहाँ पर एक चार्ज Q2 पड़ा हुआ है प्लस Q2। अभी यदि आपसे पूछा जाए कि Q1 Q2 पे कितना फोर्स लगाएगा, किस डायरेक्शन में लगाएगा, आप बता सकते हैं। Q1 Q2 पे चूंकि ये दोनों प्लस वाला है तो रिपल्सन का फोर्स लगेगा इन दोनों के बीच में, और फोर्स का डायरेक्शन इसी लाइन के अलोंग होता है। जो भी डिस्टेंस है इन दोनों के मिलाने वाला जो भी लाइन है, ये लाइन ज्वाइनिंग के अलोंग ही फोर्स के डायरेक्शन होता है। तो फोर्स ये जो F1 के कारण इधर फोर्स लगेगा, F2 ये इस डायरेक्शन में लगेगा। फोर्स ऑन टू ड्यू टू 1 इसी को पढ़ते हैं, फोर्स ऑन टू ड्यू टू 1, 2 पे 1 के द्वारा लगाया गया फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा। ठीक है, एक चार्ज के लिए तो आप फोर्स बताना जान गए हैं। रिजल्ट यदि इन दोनों का वैल्यू पता रहेगा तो इसमें फार्मूला होता है इसका कि K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। ये जो भी है वैल्यू Q1 Q2 का आपको मिलता है क्वेश्चन वगैरह में, तो उसे आप यहाँ पे सेट करते हैं, वैल्यू पुट करते हैं, कैलकुलेट करके आंसर बताते हैं कि फोर्स इतना निकल के आएगा। ठीक है, अब यदि मान लीजिए ये Q1 Q2 बाई R स्क्वायर है, ठीक है, तो ये तो एक चार्ज के कारण हो गया। एक चार्ज पर कोई दूसरा चार्ज फोर्स लगाए, एक चार्ज पर कोई दूसरा एक ही चार्ज फोर्स लगा रहा है, तभी ये फार्मूला काम करता है। अब यदि मान लीजिए कि एक चार्ज यहां पे बैठ जाए Q3, तो इसके कारण इस पर ये भी सेम ही डिस्टेंस पे है। यदि ये R है इसको भी मान ले R ही पे है, मान के चलिए, अलग भी डिस्टेंस हो सकता है बट मान लीजिए कि ये भी R ही डिस्टेंस पे है। तब हम आपसे पूछे कि इसके कारण इस पे फोर्स किधर होगा, तो इन दोनों को पहले लाइन जो से ज्वाइंट कर दीजिए, तो इन दोनों का लाइन ज्वाइनिंग ये हो गया, तो फोर्स किधर होता है अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग, तो इसी लाइन ज्वाइनिंग के अलोंग इस डायरेक्शन में फोर्स लग जाएगा। इधर कितना लगेगा F2 3 फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 3, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 3, ये 2 पे Q2 पे Q3 के द्वारा लगाया गया फोर्स। इसका वैल्यू कितना होगा, तो वो Q1 Q2 की जगह भी आ जाएगा Q2 Q3 बाई R स्क्वायर। यदि ये डिस्टेंस R ही रखे तो अलग रखिएगा तो यहाँ पे अलग आ जाएगा बाई R स्क्वायर। ठीक है, तो अभी यदि मान लीजिए कि दो चार्ज के बारे में हम डिस्कशन करें कि ये Q2 पे दो चार्ज फोर्स लगा रहा है, एक Q1 और एक Q3,
Q1 इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है, Q3 इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है। और यदि आपसे पूछ दिया जाए कि ये Q2 पे कितना फोर्स लगेगा, Q2 पे कितना फोर्स लगेगा, छोटी सी बात, यदि मान लीजिए, ऐसा मान के अभी चल रहे हैं, मान लीजिए कि इस ओर ये जो Q1 Q2 पूरा वैल्यू पुट किए और इधर मान लेते हैं कि हम आ गया जी 12 न्यूटन का फोर्स आ गया, मान लेते हैं इस डायरेक्शन में 12 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। इस डायरेक्शन में जो भी वैल्यू पुट किए, मान लेते हैं ये सभी न्यूमेरिकल वैल्यू आपको दिया हुआ रहे क्वेश्चन में, आप पुट किए, सॉल्व किए, कुछ आंसर ले आए, मान लेते हैं कि यहां पर का आंसर मान लीजिए आप 5 न्यूटन इस डायरेक्शन में आ गया। इस डायरेक्शन में 12 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, इस डायरेक्शन में 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। यदि आपसे कोई पूछ दे कि Q2 पे टोटल कितना फोर्स लग रहा है, टोटल कितना फोर्स लग रहा है, तो क्या आप ऐसे करेंगे कि 12 न्यूटन इसके वाला तो 5 न्यूटन इसके वाला, टोटल आ गया जी 17 न्यूटन। क्या 17 न्यूटन का फोर्स इस पे लग रहा है? फाइनल एफ नेट जिसे कह रहे हैं, जो भी रिजल्ट फाइनल बताइएगा उसे एफ नेट कहते हैं। तो एफ नेट फोर्स क्या 17 न्यूटन का लगेगा इस पे Q2 पे? यदि इधर 12 है इधर 5 है तो क्या इस पे 17 लगेगा? कहेंगे ये गलत है, ये गलत है, 17 न्यूटन नहीं होगा, 17 न्यूटन का फोर्स इस पे नहीं लगेगा। क्यों? अब यहीं पर खेला होता है, क्योंकि ये जो फोर्स होते हैं एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब फोर्स में इन दोनों का डायरेक्शन एक इधर है एक इधर है, इन दोनों के बीच में कुछ एंगल है। ये एंगल जैसे ही चेंज होता है अलग अलग एंगल पर के लिए इनका सम जब करिएगा तो ये अलग अलग आएगा, ये 17 नहीं आएगा। हो भी सकता है जब ये दोनों एक ही डायरेक्शन में आ जाएगा तब 17 होगा, ऐसे नहीं हो सकता। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? यानी कि जब वेक्टर का आप रिजल्टेंट निकालिएगा इन दोनों का, तो जोड़ के सीधे सीधे जो अलजेब्रिक ढंग से आप जोड़ते हैं वो यहां पर नहीं हो पाएगा। अलजेब्रिक सम यहां नहीं कर सकते हैं माय डियर। समझ पा रहे हैं कि नहीं बात को? यहां पर के लिए चूंकि दोनों वेक्टर है तो वेक्टर सम करके निकालना पड़ेगा। तो ये जो आप 12 और 5 न्यूटन को जोड़ के 17 न्यूटन बताए, ये गलत उत्तर हो जाएगा, यहाँ पे गलत आंसर है आपका। अब एक फोर्स यदि आपसे कोई पूछ दे कि ये Q2 किधर मूव करेगा, ये भी एक प्रश्न है। चूंकि ये इसको इधर ढकेल रहा है, Q1 इसको इधर ढकेल रहा है, तो Q2 जाए किधर? क्या इधर जाएगा? क्या इधर जाएगा? किधर जाएगा Q2? सोचिए, है आपके पास जवाब? अरे भाई मान के चलो, अभी यदि आपके पास जवाब नहीं है तो 11th में चले जाइए। 11th यदि पढ़े हैं, ढंग से वेक्टर सीखे हैं, तब आप इसका डायरेक्शन बता सकते हैं कि Q2 के मूवमेंट किधर होगा। तो यदि नहीं पढ़े हैं भाई, तब इसमें हम क्या कर सकते हैं? 11th छोड़ दीजिएगा तो बहुत ज्यादा पछतावा होगा। 11th बहुत बेहतर चीज है और लगभग चीजें उपयोग होता है। जो भी आप 11th में पढ़े हैं वो वहां पकाओ का मतलब एक तरह से पकवान है, बन के रखा गया है 1 साल में। अब यहाँ पर जब भूख लगेगा तो वहां से खोज के लावेंगे और यहाँ पर यूज करेंगे, बस इसी के खाना खाने के लिए। ये जो हम लोग 12th का खाना भी तैयार कर रहे हैं उसमें 11th का मिलावटी होना अनिवार्य है, क्योंकि वहां ऑलरेडी बना के रखे हुए हैं, 1 साल बिताए हैं वहां। समझ पा रहे हैं मेरी बातों को? तो जो 11th छोड़े हैं उस बहुत 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 गलत किए हैं और बहुत ज्यादा दिक्कत होता है जब 11 छूट जाता है। तो इसलिए थोड़ा सा हम आपको बताते हैं कि रिजल्टेंट कैसे निकलता है, किस डायरेक्शन में। आप ही थोड़ा इमेजिन करिएगा, मान लीजिए कि एक बॉडी है, कोई भी बॉडी है। अब ज्यादा डिटेल तो नहीं करेंगे हम 11th का, क्योंकि अब 11th की यहाँ 12th पढ़ना है तो 11th का कैसे डिटेलिंग करने लगे भैया। अब एक फोर्स मान लीजिए कि इस पे कोई ऐसे रस्सी बांध के इसको इधर खींचे और कोई एक और रस्सी बांध के इधर से खींचे। ये एक बॉल है, एक रस्सी बांध के इधर खींच रहा है, एक रस्सी बांध के इधर खींच रहा है इससे। अब ये किधर जाएगा बता सकते हैं? इतना तो इमेजिन होता हुआ कि यदि इधर इधर खिंचाएगा तो ये ना तो इधर जाएगा ना इधर जाएगा, ये बीचे आएगा। इधर इधर यदि इधर मान लीजिए F1 फोर्स लगा दिए, इधर F2 फोर्स लगा दिए, कुछ भी फोर्स लगा के खींचा जाए तो ये किधर जाएगा? तो ये ना तो इधर जाएगा ना इधर जाएगा, ये बीच में आ जाएगा, इस डायरेक्शन में आएगा। रिजल्टेंट इसका इधर आ जाएगा। समझ पा रहे हैं? तो ये क्या सिखाता है कि यदि वेक्टर दो हो जो अलग अलग डायरेक्शन में लग रहे हैं, वेक्टर का जो भी फोर्स लग रहा हो, तो उन फोर्स का जब आप रिजल्टेंट निकालिएगा तो रिजल्टेंट का डायरेक्शन इन दोनों फोर्स के एकदम बीच से जाता है, एकदम बीच से होकर के जाएगा। तो उसी प्रकार यहाँ F21 और F31
F23, इनका डायरेक्शन कहाँ होगा इन दोनों के रिजल्टेंट का, तो कहेंगे इसके बीच से एकदम होके जाएगा, इसके बीच से जाएगा, ये F नेट होगा। यानी इसका मूवमेंट ना तो F21 की ओर होगा ना F23 की ओर हो जाएगा, इसका मूवमेंट इन दोनों के बीच बीच से होगा, Q2 इस ओर मूव करेगा F नेट, और इधर कितना फोर्स निकल के आएगा डिपेंड करेगा कि इनके बीच का एंगल कितना है। समझ पा रहे हैं? यानी कि इनका जब आप सम करिएगा, F नेट निकालिएगा यहाँ पर, तो F नेट सीधा सीधी अलजेब्रिक फंक्शन से नहीं निकलेगा, ये जो F21 है और ये F23 है, इन दोनों के वेक्टर सम करने पड़ता है, और वेक्टर सम करिएगा तब जाकर के रिजल्टेंट पता चलेगा। रिजल्टेंट, अब वेक्टर सम करने का भी एक तरीका, ऐसे नहीं कि भाई आप वेक्टर सम कैसे करेंगे, ये वैल्यू आपको वेक्टर फॉर्म में नहीं, डायरेक्शनल फॉर्म है, मैग्नीट्यूड भी रहेगा डायरेक्शन भी रहेगा, तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है, तब आप कैसे जोड़े, मैग्नीट्यूड केवल रहता था तो भाई जोड़ करके 17 न्यूटन बोल देते, फिर वो स्केलर क्वांटिटी बन जाता तो 17 न्यूटन बोल देते, बट यहाँ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों है, यानी वेक्टर है, तो वेक्टर के लिए केवल मैग्नीट्यूड को जोड़ने से काम नहीं चलता है, डायरेक्शन दिखाना पड़ता है। F नेट है, F नेट का डायरेक्शन और F नेट का मैग्नीट्यूड कितना होगा, इसके लिए आप शायद 11th वगैरह में पढ़े हैं, तब आपको पता होगा जी। मान लीजिए ऐसा एक फोर्स इधर है F1, एक फोर्स इधर लग रहा है F2, और कोई पूछ दे कि यहाँ पर कोई बॉडी है, इस पे इधर लग रहा है फोर्स F1, इधर F2, और रिजल्टेंट किधर लगेगा, तो कहेंगे इन दोनों के बीच से इधर जाएगा रिजल्टेंट, ऐसा आप F नेट कह सकते हैं। ये है आपका रिजल्टेंट, इन दोनों के बीच से जाता है, हमेशा याद रखेंगे। F नेट दोनों वेक्टर के बीच से जान पास करने वाला लाइन होता है वो F नेट, समझ रहे बात को। और ये F नेट का वैल्यू कितना होगा, F नेट का वैल्यू कितना होगा, तो रिजल्टेंट वेक्टर का एक फार्मूला होता है, उसे आप याद रखें तो ज्यादा बेहतर, क्योंकि इसी का उपयोग होगा आगे जब आप न्यूमेरिकल डील करेंगे तो। दो वेक्टर के बीच का रिजल्टेंट निकलता है, यदि F1 F2 है तो आप कहेंगे F1 का स्क्वायर होगा प्लस F2 का स्क्वायर होगा प्लस 2F1 इंटू F2, F1 इंटू M2, ये मैग्नीट्यूड फॉर्म में होता है, इसलिए आप यहां से वेक्टर हटा सकते हैं कॉस, और इनके बीच में जितना का एंगल रहेगा इन दोनों वेक्टर के बीच में उसे ये थीटा यहां पर सेट कर देते हैं। यानी कि यदि रिजल्टेंट निकालना हो, रिजल्टेंट इधर लिख देते हैं, यदि एक वेक्टर इधर एक वेक्टर इधर हो, ये वेक्टर को मान लीजिए A, ये वेक्टर को मान लीजिए B, और इनके बीच का एंगल है थीटा, तो रिजल्टेंट जाएगा इधर इस डायरेक्शन में, ये नेट फोर्स लगेगा, या इसे आप रिजल्टेंट R बोल सकते हैं। तो रिजल्टेंट जो आने वाला है वो आता है √A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा, ये आता है। अब इसी में यदि नाम चेंज रहे कि यहाँ पर F1 F2 रख दें तो यहाँ पर F1 F2 सेट कर दीजिए, ये सभी मैग्नीट्यूड फॉर्म का यहाँ पे वैल्यू रखाएगा। स्क्वायर होने पर वेक्टर का भी स्क्वायर करते हैं तो वो स्केलर बन जाता है, केवल मैग्नीट्यूड निकल के आता है, डायरेक्शन खत्म हो जाता है, इस बात को याद रखेंगे। यहाँ पर उनका मैग्नीट्यूड का इस्तेमाल किया जाता है। डायरेक्शन किधर होगा, ये आपको इन दोनों के बीच से, जब भी वेक्टर जो रहेगा उसके बीच बीच से हमेशा डायरेक्शन दिखा देना है, तो ये मैग्नीट्यूड इतना निकाल के दे देगा, समझ रहे हैं। ये मैग्नीट्यूड का वैल्यू है कि रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो ये निकालने का तरीका छोटा, समझ रहे बात को। चलिए अब आइए जरा सुपरपोजिशन के चर्चा कर ले। ओके, एक बार फिर से चेक करिए। तो अभी मान लीजिए यहां पर Q1 चार्ज, R डिस्टेंस में यहां Q2 चार्ज, फोर्स एक इधर लगेगा, इसका नाम आप दिए जी F21। ओके, Q2 पे इधर लगने वाला फोर्स F21। यहाँ पे यदि एक चार्ज रख दें ये Q2, तो इसके का Q2 तो रख दें, यहाँ पर Q3 कर देते हैं, तो इसके कारण इसका लाइन ज्वाइनिंग करिएगा तो ये R डिस्टेंस पे ये हो जाएगा, इसके कारण वेक्टर का फोर्स इस डायरेक्शन में फोर्स जाएगा अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग, इस डायरेक्शन में से मिला करके देखें, एकदम एक ही सीध में रहना चाहिए, ये हो जाएगा F23। ठीक है, रिजल्टेंट क्या बताइएगा आप, तो रिजल्टेंट बोलेंगे कि इन दोनों के वेक्टर से F नेट कितना होगा, F नेट तो F नेट कहेंगे कि F21 प्लस F23, इन दोनों के वेक्टर सम करेंगे तब F नेट मिलेगा, वेक्टर सम करेंगे तब F नेट मिलेगा। समझ लीजिए ये सुपरपोजिशन में क्या हो रहा है, कोई एक चार्ज पे दो चार्ज फोर्स लगा रहे हैं, कोई एक चार्ज पे दो चार्ज फोर्स लगा रहे हैं, तब F नेट कैसे निकालिएगा, तो सभी फोर्स का वेक्टर सम कर देंगे, सभी फोर्स का वेक्टर सम कर देंगे। अभी कोई जरूरी नहीं कि यहाँ पर दो ही चार्ज रहे,
2 से अधिक भी हो सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पर एक चार्ज Q4 आ गया, ये भी यहाँ से R डिस्टेंस में सेपरेट, डिस्टेंस अलग अलग भी हो सकता है। फिर से कहते हैं यहाँ यदि आप R1 R2 R3 रखते हैं तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। फोर्स में जब भी निकालेंगे तो Q1 Q2 बाई R1 का स्क्वायर, Q1 Q2 बाई R2 का स्क्वायर, Q1 Q3 बाई R4 का स्क्वायर, ऐसे कर करके बनाएंगे जब भी वैल्यू अलग अलग डिस्टेंस रखेंगे। तो इसके कारण डायरेक्शन किधर जाएगा, तो इसी के लाइन ज्वाइनिंग इधर चल जाएगा, ये हो जाएगा आपका F24। और यदि कोई चार्ज यहाँ पे रख दे Q5, यहाँ पे Q5, तब इनके कारण किधर जाएगा, तो इनका लाइन ज्वाइनिंग ये हो गया, तो इनके कारण फोर्स इधर चल जाएगा F25, फोर्स ऑन टू ड्यू टू 5। समझ रहे हैं, इसको आप R4 मान लीजिए। तो यहां पर सीखना क्या, अब यदि कह दे कि F नेट कितना होगा, अब F नेट कितना होगा, तो क्या इस सभी को जोड़िए, लेकिन जोड़ते समय ध्यान इस बात का रखना है कि सभी का वेक्टर सम करना है। वेक्टर सम, अलजेब्रिक सम नहीं, वेक्टर सम करना, यानी कि F21 वेक्टर फॉर्म में प्लस F23 वेक्टर फॉर्म में प्लस F24 वेक्टर फॉर्म में प्लस ये वाला F25 वेक्टर फॉर्म में। और ये जब जोड़ करके रिजल्ट निकलेगा फाइनल कैलकुलेशन से, तब वो F नेट का वैल्यू देगा। अब ये डायरेक्शनल फॉर्म में से भी, और जोड़ना है हमेशा वेक्टर फॉर्म में, याद रखेंगे। और वेक्टर फॉर्म के वेक्टर सम कैसे करना है, रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, रूट अंडर f1 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर प्लस 2f1 f2 cos थीटा। वो एंगल इन दोनों वेक्टर, जो दो वेक्टर को पकड़ के इनके बीच का एंगल देखेंगे, उनके बीच का एंगल कितना है, उसी के अकॉर्डिंग हम लोग ये कैलकुलेट करते हैं, उसी के अकॉर्डिंग कैलकुलेशन होता है। समझ पा रहे हैं बात को। तो अब देखिए सुपरपोजिशन क्या सिखाया है आपको। सुपरपोजिशन ये सिखाता है कि कोई एक चार्ज पे जब 2 या 2 से अधिक चार्ज, या ये देख रहे हैं ढेर सारे चार्ज, कोई एक चार्ज पे फोर्स लगावे, जब कोई एक सिंगल चार्ज पे 2 या 2 से अधिक चार्ज एक साथ फोर्स लगाता है, तो इस सिंगल चार्ज पर जो रिजल्टेंट फोर्स होगा, F नेट होगा, उन सभी फोर्स का वेक्टर सम के इक्वल होता है। सभी फोर्स का वेक्टर सम के इक्वल होता है। रिजल्टेंट फोर्स सभी फोर्स के वेक्टर सम का इक्वल होगा। सुपरपोजिशन कब अप्लाई कराइएगा, सुपरपोजिशन तब अप्लाई होगा जब कोई एक अकेला चार्ज पे दो चार चार्ज एक साथ फोर्स लगा रहा हो। कोई एक अकेला चार्ज पे 2 3 4 5 कितना हो चार्ज एक साथ फोर्स लगा रहा हो, तब हम इस चार्ज पे, जो अकेले वाला चार्ज है, उस पे रिजल्टेंट फोर्स चेक करने के लिए इसी सुपरपोजिशन का इस्तेमाल करते हैं। समझ रहे हैं बात के। ये सुपरपोजिशन क्या सिखाया, सुपरपोजिशन ये सिखाता है कि जब कोई एक चार्ज पे 2 या 2 से अधिक चार्ज एक साथ फोर्स लगाता है, तो नेट फोर्स जो होगा सभी फोर्स के वेक्टर सम के इक्वल होते हैं। नेट फोर्स सभी फोर्स के वेक्टर सम के इक्वल होते हैं। बस इतना ही है सुपरपोजिशन। अरे भाई ऐसे सोचो ना कि कभी मान लीजिए आपका झगड़ा, जैसे आप स्टूडेंट हैं, बात बात पे दूसरे स्टूडेंट से झगड़ जाते हैं। ऐसा होता है, बहुत सारे स्टूडेंट में ऐसी प्रवृत्ति होती है कि वो झगड़ जाते हैं दूसरे स्टूडेंट से। अब मान लीजिए कोई ऐसा है कि आप जिनसे झगड़े, वो बाहर, जैसे कोचिंग स्कूल से बाहर निकले, बुला लिया 10 गो लड़का फोन करके, हाँ यार हमरा से लड़ रहा लो, हमरा गाली दे रहे हो, हमरा मार रहा हो। अरे भाई ऐसा होता है। अब जो बुलाया वो 10 गो के लेकर के आ गया, अब आपके पास आएगा, पूछे ये हलू रे, धर के आपको चूरे लेगा, कोई इधर से मारेगा, कोई इधर से मारेगा, कोई इधर से मारेगा, ये कचका देगा अंदर के। तो समझिए आप अकेले हो जाएंगे, और आपको मारने वाले कितने हो जाएंगे, कम से कम 5 6 7 10 भी हो सकते हैं। तो समझिए एक अकेला पर जब 10 आदमी फोर्स लगावे लगे, तो यही को कहते हैं सुपरपोजिशन, और ज्यादा कुछ नहीं है। कोई इधर से मार रहा है, कोई इधर से मार रहा है, कोई ये गाल पे मार रहा है, नाक पे मार रहा है, मुंह पे मार रहा है, पेट पर, पीठ पर, सब लोग मार रहा है। सुपरपोजिशन वही कहला रहा है, इधर से इधर, इधर से इधर, ऐसे फोर्स लगे अलग अलग डायरेक्शन में। समझ रहे हो बात कि नहीं। तो जब एक आदमी पर 10 आदमी, 5 आदमी, 8 आदमी मिलके एक साथ मारे, तब उसी को कहते हैं सुपरपोजिशन। वो हो गया आदमी के सुपरपोजिशन, ये आवेश के सुपरपोजिशन। ऐसे अध्यारोपण कहते हैं इसको हिंदी में, अध्यारोपण आवेशों के अध्यारोपण के सिद्धांत से बोला। तो समझना क्या भाई, एक पर अनेक फोर्स लगाए, एक चार्ज पे यदि अनेक चार्ज फोर्स लगाए, तो इस पर रिजल्टेंट कितना होगा,
अब एक आदमी के सब मिलकर के मारे तो बेचारा आदमी पर कितना बल लगेगा, कि सब भी मारा है जब कुल्ले के बराबर लगेगा, सबके फोर्स हुआ तो होगा, आदमी मारेगा तो भाई सबके फोर्स के जोड़ करके बता देंगे। तो यहीं पर भी सबके फोर्स जोड़ करके बताएंगे कि फोर्स का डायरेक्शन अलग अलग होता है, इसलिए सभी के फोर्स को वेक्टर सम से जोड़ेंगे, वेक्टर सम से। और ये वेक्टर सम आगे अभी और क्लियर होगा जब न्यूमेरिकल बनाइएगा, ताकि किस तरह से वेक्टर सम करना है आप। तो सुपरपोजिशन ऑफ चार्ज क्या बताया कि जब कोई सिंगल चार्ज पे दो या दो से अधिक चार्ज एक साथ फोर्स लगाता है तो सिंगल चार्ज पर जो फोर्स होगा, रिजल्टेंट फोर्स होगा, सभी फोर्स के वेक्टर सम के इक्वल होगा। बस दैट्स इट, सुपरपोजिशन खत्म। ओके, चलिए तो अब सुपरपोजिशन के डिफिनीशन लिख देते हैं ताकि आप अपने कॉपी में छाप सकें। ओके, चलिए हटाते इसे। ओके, तो यही भाषा लिख दी है कि जब व्हेन टू और मोर देन टू चार्जेस एक्सर्ट फोर्सेस ऑन एनी सिंगल चार्ज, एनी सिंगल, जब दो या दो से अधिक चार्ज कोई एक चार्ज पे फोर्स एक्सर्ट करे, फोर्स लगाए, देन नेट फोर्स ऑन सिंगल चार्ज, तो वो सिंगल चार्ज का जो नेट फोर्स होगा वो इक्वल होगा वेक्टर सम ऑफ ऑल फोर्सेस, एंड दिस इज कॉल्ड सुपरपोजिशन ऑफ चार्जेस। और इसी को सुपरपोजिशन, किसी एक चार्ज पे जब दो या दो से अधिक चार्ज फोर्स लगाए तो उस सिंगल चार्ज पे नेट फोर्स सभी फोर्स के वेक्टर सम के इक्वल होते हैं। ओके, और इसे समझाने के लिए आपके यहाँ पे फोटो बना देंगे। मान लीजिए आपके पास एक चार्ज यहाँ पे Q1 पड़ा हुआ है और इधर कोई चार्ज है Q2, इधर कोई चार्ज है Q3, इधर कोई चार्ज है Q4, बस 2-3 बना सकते हैं और ढेर सारे भी बना सकते हैं भाई, 4 5 6 7 ढेर बना दीजिए। इनका फोर्स दिखाएंगे तो इन दोनों को मिलाने वाला लाइन ज्वाइनिंग के अलोंग इधर फोर्स लगेगा, तो ये हो जाएगा, इसका फोर्स लिखिएगा तो F12 इस डायरेक्शन में, इन दोनों को मिलाने वाला लाइन ज्वाइनिंग इधर होगा, इसके फोर्स का अलोंग इधर, इन लाइन के अलोंग इधर फोर्स लगेगा, ये हो जाएगा आपका F13। इन दोनों को मिलाने वाला लाइन ज्वाइनिंग ये हुआ तो इसके अलोंग फोर्स लगाएंगे इस डायरेक्शन में, और इधर फोर्स लगेगा F14। ओके, तो 3 डायरेक्शन में यहां पर फोर्स लगा, और जो फोर्स होता है फोर्स का डायरेक्शन हम लोग ऐसे डॉट डॉट फॉर्म में दिखाते हैं, इमेजिनरी होता है इसीलिए ये दिखता नहीं है, इसलिए ऐसे डॉट डॉट फॉर्म में दिखा दिए। देन यदि डिस्टेंस यहाँ पे दिखाना चाहते हैं तो यहाँ का डिस्टेंस आप R1 R2 R3 ये भी दिखा सकते हैं, या इक्वल डिस्टेंस भी दिखा सकते हैं। देन आपसे यदि पूछा जाए कि एफ नेट कितना होगा तो एफ नेट बराबर आप बोलेंगे कि सभी का वेक्टर सम करिए, यानी F12 प्लस F13 प्लस F14 एंड प्लस डॉट 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 डॉट, आगे और भी मिलेंगे, एन टाइम तक आप लिख सकते हो, प्लस F1n, इस तरह से ऐसे लिख सकते हैं। तो नेट फोर्स वेक्टर सम के इक्वल होते हैं, सभी फोर्सेस के वेक्टर सम के। ओके, तो ये हो गए आपका सुपरपोजिशन। अब इसी पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, उन क्वेश्चंस को डील करना है। ओके, चलिए, तो इसे आप अपने कॉपी में चाहते हैं छापने के लिए तो छाप सकते हैं, अन्यथा इसे हम हटा रहे हैं। फिर से याद कर जाइए, वेक्टर सम सुपरपोजिशन क्या सिखाता है, जब कोई एक चार्ज पे दो या दो से अधिक चार्ज एक साथ फोर्स लगाता है तो नेट फोर्स सभी फोर्स के वेक्टर सम के इक्वल होते हैं। ओके, चलिए हटा दे रहे हैं इसे। अब हम लोग तो सुपरपोजिशन क्लियर कर लिए। वेक्टर जो भी वेक्टर सम निकालेंगे भाई साहब वो याद रखेंगे कि रिजल्टेंट कैसे निकलेगा। तो यदि दो वेक्टर इस तरह से पड़े हुए हैं, इधर मान लीजिए वेक्टर ए है, इधर मान लीजिए वेक्टर बी है, इन दोनों के बीच का एंगल अभी कुछ मान लेते हैं थीटा है, तो इनका रिजल्टेंट वेक्टर इधर जाएगा। इस रिजल्टेंट वेक्टर का फार्मूला होता है, उसे जरूर से जरूर याद रखें ताकि अभी जो क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं उसमें आपको परेशानी ना हो। तो रिजल्टेंट वेक्टर का फार्मूला होता है, इन दोनों वेक्टर को a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इसे भी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर वगैरह करेंगे, प्लस 2ab cos थीटा। अब ये कहां से निकाल के आता है, ये सभी चीज 11th में मिला है, यहां पर पूछिएगा तो नहीं निकाल के बता सकते। ओके, तो ये निकालने के लिए इसे आप याद कर जाइए, चल इसे याद रखें। तो आइए जरा क्वेश्चन एक लिखते हैं यहाँ पे। तो ये आपके पास ये क्वेश्चन है आपके लिए, देखिए कह रहा 3 इक्वल चार्जेस Q at the vertex on vertex of an equilateral triangle
इक्विलेटरल ट्रायंगल देखिए कह रहा है 3 चार्ज आपको मिला है जो इक्वल है, सभी क्यू 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 है। अब आप इसे प्लस क्यू बोल दे सकते हो, मान लीजिए ये प्लस क्यू है, प्लस क्यू चार्ज है। वो कहाँ है तो इक्विलेटरल ट्रायंगल के वर्टेक्स पे है, इक्विलेटरल ट्रायंगल के वर्टेक्स पे है, और जो ट्रायंगल का साइड है वो एल है, ट्रायंगल का साइड एल है। देन आपसे पूछ रहा है कि व्हाट इज द फोर्स ऑन एनी चार्ज, तो किसी एक चार्ज पे फोर्स कितना होगा। आइए जरा इसका डायग्राम बना करके देखिए। सबसे पहले तो आप ये देखिए कि चार्ज प्लेस्ड कहाँ पे है, तो चार्ज जो रखा गया है वो वर्टेक्स पे है, किसके वर्टेक्स पे है तो इक्विलेटरल ट्रायंगल के वर्टेक्स पे है। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल आप सब जानते होंगे जिनके तीनों साइड जो होते हैं वो इक्वल होते हैं, उसी को कहा गया है इक्विलेटरल साइड। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल, ओके, मतलब समबाहु त्रिभुज ऐसे कहते हैं हिंदी में, समबाहु त्रिभुज। मान लीजिए कि ये ABC एक्स इक्विलेटरल ट्रायंगल है और चार्ज कहां कहां रखे हुए हैं, इसको ब्लैक वाला समझाते हैं। ये यहाँ पे A है BC, ABC एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है और चार्ज हैं जो तीनों वर्टेक्स पे हैं, वर्टेक्स पे है। प्लस क्यू यहाँ पर भी बैठे हैं, प्लस क्यू यहाँ पर भी है, प्लस क्यू यहाँ पर भी, ओके। और इनका जो साइड है सभी साइड एल है, एल 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 सभी साइड है, ओके। तो साइड तो अपना एल एल हो गया, चार्ज आपको मिल भी गया। तो आपसे पूछ रहा है कि व्हाट इज द फोर्स ऑन एनी चार्ज। अब किसी एक चार्ज पे, या तो यहाँ पे आप निकाल लें ए पॉइंट पे, या एनी वर्टेक्स बोलना चाहिए, या फिर एनी वर्टेक्स लिख देना चाहिए। किसी एक वर्टेक्स पे टोटल फोर्स कितना आएगा। अब किसी एक वर्टेक्स का निकालता आप ए पर भी निकाल सकते हो टोटल फोर्स, बी पर भी निकाल सकते हो, या सी पर भी निकाल सकते हो। इन तीनों में से किसी एक जगह आप टोटल फोर्स निकाल सकते हो, ओके। अब छोटी सी बात ये आपको याद रखना चाहिए कि जो इक्विलेटरल ट्रायंगल होते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल, इनके प्रत्येक जो ये एंगल होते हैं, ये वाला इक्विलेटरल ट्रायंगल का ईच एंगल 60 डिग्री का होता है। इतना तो आपको पता है, ये सभी एंगल 60 60, ये भी 60, ये भी 60, ये भी 60 होगा, सभी 60 60 60 60 डिग्री का होता है। इतना जानते हैं ना, ओके। अब देखिए यहां निकालना है फोर्स ऑन एनी चार्ज, किसी एक चार्ज पे आपको बताना है, या तो यहां बता दीजिए, यहां बता दीजिए, यहां बता दीजिए, इसके लिए आप आजाद हैं। किसी एक चार्ज पे पूछा है, यदि चार्ज सभी जगह इक्वल है तो तीनों जगह पर भी निकालेंगे तो उतना ही, तीनों में से किसी एक वर्टेक्स पे निकालेंगे तो फोर्स सेम ही आने वाला है। अब कहां निकालें हम, मान लीजिए कि हम ए पर निकाल देते हैं, मान लें ऐसे कि हम ए पे निकाल, यहां तो यहां पे निकालिएगा, तो यहां पर निकालने के लिए आपको ध्यान देना होगा कि क्या इसमें सुपरपोजिशन अलाउ हो रहा है कि नहीं, क्योंकि ये क्वेश्चन बेस्ड है सुपरपोजिशन का। तो इसमें सुपरपोजिशन अलाउ हो रहा है कि नहीं, फॉलो हो रहा है कि नहीं, जरा चेक करिए। तो यहां पे एक चार्ज बैठे हैं प्लस क्यू, ये ए पे बैठा हुआ है, और इससे कुछ डिस्टेंस पे इधर एक चार्ज बैठा हुआ है प्लस क्यू, जो बी पे, ये ए पे बैठा हुआ है, ये बी पे बैठा हुआ है, और इससे कुछ डिस्टेंस पे यहाँ सी पे बैठा हुआ है एक प्लस क्यू चार्ज। मतलब कि ये जो इस पॉइंट का जहां पे आप निकालना चाह रहे हैं, इसे दो चार्ज घेर के बैठे हुए हैं, तो इसके कारण फोर्स इधर लगना चाहिए अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग, इसी के अनुदिश इधर जाएगा, और इसके कारण फोर्स इधर लगना चाहिए। तो यदि आप ए पे निकालते हैं तो दो डायरेक्शन में फोर्स लग जाएगा, इधर इधर। क्या सुपरपोजिशन अलाउ होगा? बिल्कुल होगा। जब कोई एक चार्ज पे दो या दो से अधिक चार्ज एक साथ फोर्स लगाता है तभी बन जाता है सुपरपोजिशन। तो यहां तो एक अकेला ही बच गया और इस पे दो चार्ज इधर इधर से फोर्स लगा दिए, तो सुपरपोजिशन यहां आ गया। तो सुपरपोजिशन आएगा तो नेट फोर्स कैसे निकलेगा, तो दोनों फोर्स ये जो इधर इधर लग रहा है, इन दोनों फोर्स का वेक्टर सम करेंगे, और वेक्टर सम करके हम लोग निकाल लेंगे कि इस पर नेट फोर्स किसी एक वर्टेक्स पे कितना होगा। ये हो गया जी आपके ए पे यदि निकालना चाहते हैं तो इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगी। अच्छा, कोई कह दे कि नहीं हम बी पे निकालना चाहते हैं, यहां पे निकालना चाहते हैं, तो आप इसे चेक करिए कि इसे कितने चार्ज घेर के बैठे हैं, तो इसे भी दो ही चार्ज घेर के बैठे हैं, एक ये वाला और एक ये वाला। एक ये माने ए वाला चार्ज इसको घेर के बैठा है और इधर से सी वाला चार्ज इसको घेर के बैठा है, तो इसके कारण डायरेक्शन इधर हो जाएगा ए के कारण, और इसके कारण डायरेक्शन इधर हो जाएगा। समझ रहे हैं? सी के कारण डायरेक्शन इधर, ए के कारण डायरेक्शन इधर, इस पॉइंट पे ए के कारण डायरेक्शन इधर, सी के कारण डायरेक्शन इधर। यदि बी पे निकालना चाहते हैं तो तीनों वर्टेक्स में से किसी एक वर्टेक्स पे निकाल सकते हैं आप, तो यहां फोर्स इधर इधर चल जाएगा। समझ पा रहे हैं बात को? तो एफ नेट इसके बीच से जाएगा, फिर यहां पर भी सुपरपोजिशन लगा देंगे हम लोग।
कोई कह दे सी पर निकाले तो सी को देख लीजिए, ये दोनों घेर के रखे हैं, ये दोनों, तो ए भी सी को घेरे हुए है, बी भी सी को घेरे हुए है, तो ए के कारण फोर्स इसके कारण इधर आ जाएगा और बी के कारण फोर्स इस डायरेक्शन में जाएगा, बी के कारण फोर्स, यानी कि यहां पर सी पर दो डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, रिजल्टेंट इसके बीच से जाएगा। समझ पाए? तो किसी एक वर्टेक्स पे आप बस डायरेक्शन दिखाइए पहले कि फोर्स किधर किधर लग रहा है, उसके बाद आप उसे डील कर पाएंगे आसानी से। ठीक है, तो आइए जरा हम यहां पे चेक करते हैं कि ए बी के कारण ए पे किधर फोर्स लगेगा, तो इसी के लाइन ज्वाइनिंग के अलाउंग इधर जाएगा फोर्स। इधर ब्लैक वाला से लिख देते हैं भाई, इधर की ओर जाएगा फोर्स। फोर्स का क्या नाम दीजिएगा? बी के कारण लग रहा है ए पर, आप यहां बी का फोर्स भी खाली लिख सकते हो, ए पे बी लिख दो, मान लो पहचान दे देते हैं एफ ए बी। ठीक है, बी के कारण फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी, बी के कारण ए पर, इस पॉइंट पे फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा। सी के कारण तो सी के कारण फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा, इधर। समझ रहे? फोर्स ऑन ए ड्यू टू सी, फोर्स ऑन ए ड्यू टू सी, तो दो डायरेक्शन में फोर्स लग गया। अब पहले ये कैलकुलेट करना आपको कि इन दोनों फोर्स का वैल्यू कितना है, और जब फोर्स के वैल्यू कैलकुलेट कर लें तब आप लगाएंगे इन दोनों का रिजल्टेंट, और वही रिजल्टेंट आपको आंसर ला करके देगा। इन दोनों का रिजल्टेंट माने नेट फोर्स किधर लगेगा, तो नेट फोर्स इस डायरेक्शन है, एक फोर्स इधर जा रहा है, एक फोर्स इधर जा रहा है, तो नेट फोर्स बीच से जाएगा, इधर इधर तो नेट फोर्स बीच से, एक फोर्स इधर एक फोर्स इधर, तो नेट फोर्स बीच से। समझ रहे बात के? तो नेट फोर्स ये इसका इधर लगेगा, तो एफ नेट पहले बाद में निकालते हैं, अभी पहले ये कैलकुलेट करिए कि ए पर बी के कारण कितना फोर्स लग रहा है। फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी, इसका नाम दिए हैं एफ ए बी, तो एफ ए बी कितना लगेगा, वेक्टर एफ ए बी लेंगे, जो वेक्टर फॉर्म में लग रहा है, इस डायरेक्शनल फॉर्म में लग रहा है, तो फॉर्मूला होता है के इंटू Q1 इंटू Q2 बाई आर स्क्वायर। ये हम फार्मूला पढ़े हैं, अभी हम ये वैल्यू नहीं लिख रहे हैं, फार्मूला के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। दो चार्ज है, इन दोनों चार्ज के बीच का कुछ सेपरेशन होना चाहिए r, और वही r का स्क्वायर करते हैं हम लोग, चार्ज Q1 Q2 बैठा रहना चाहिए। अब यहाँ पर चार्ज मिला करके देखेंगे, इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का हम लोग फोर्स बता रहे हैं, तो ये इस पे कितना फोर्स लगा रहा है, तो चार्ज कितना है Q दोनों जगह है, रिपल्सन का फोर्स लगेगा चूंकि दोनों प्लस पॉजिटिव वाला है, इसलिए बाहर की ओर फोर्स लगेगा, तो Q दोनों जगह, तो Q1 की जगह पर भी Q आ जाएगा और Q2 की जगह पर भी Q आ जाएगा, यानी कि ये बन जाएगा के Q स्क्वायर, Q इंटू Q स्क्वायर बाई R मतलब दोनों के बीच का डिस्टेंस, तो डिस्टेंस कितना है इसका, तो डिस्टेंस है यहाँ L इन दोनों के बीच का, तो R का स्क्वायर ना लिख करके यहाँ पर लिखेंगे L स्क्वायर, तो ये हो जाएगा के Q स्क्वायर बाई L स्क्वायर। समझ पाए बात के? और इसी प्रकार यदि आप लिखिएगा फोर्स ऑन ए ड्यू टू ए पर सी के कारण फोर्स कितना लग रहा है, ड्यू टू सी, तो ए के कारण सी पर सॉरी ए पर सी के कारण फोर्स कितना लग रहा है, तो एफ ए सी इज इक्वल टू, फार्मूला सेट करिए के Q1 Q2 इन दोनों के बीच का चार्ज Q1 Q2 Q है, तो Q1 Q Q2 भी Q, तो Q इंटू Q स्क्वायर बन जाएगा, अब बाई आर स्क्वायर मतलब इनके साइड, तो साइड चूंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो सभी साइड इक्वल होते हैं, तो एल 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 सब हो जाएगा, तो ये भी साइड एल ही हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा एल स्क्वायर। आप ये निकाल लिए, एक एफ ए बी पता चल गया, ए पर बी के कारण कितना फोर्स लगा, फिर ए पर सी के कारण फोर्स कितना लगा, अब यही दोनों तो फोर्स लगा रहा था इस पर, तो आप इन दोनों का वैल्यू निकाल लिए। अब चूंकि यहाँ पर गौर से देखिएगा तो दोनों के वैल्यू बराबर है, यहाँ पे गौर से देखेंगे तो दोनों वैल्यू आपस में देख लीजिए इक्वल है कि ना, तो इक्वल है, तो आप इसलिए ऐसे बोल भी सकते हैं कि इसलिए अब चूंकि कैलकुलेशन के पर्पज से बता रहे हैं कि दोनों वैल्यू इक्वल है, तो आप इसे एफ ए बी एंड एफ मैग्नीट्यूड फॉर्म में बता रहे हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ एफ ए बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ एफ ए सी, ये दोनों आपस में बराबर है, डायरेक्शन फॉर्म में बराबर है, डायरेक्शन तो दोनों का इधर उधर है, मैग्नीट्यूड दोनों के देख लीजिए वैल्यू बराबर आ रहा है, तो इन दोनों को हम एक एफ मान लेते हैं, मान लीजिए दोनों इक्वल है, कितना के बराबर है, तो बराबर है के क्यू स्क्वायर बाई एल स्क्वायर के बराबर। ओके, कैलकुलेशन करने में थोड़ा सा सुविधा होता है इसलिए बता रहे हैं। अब इसीलिए यदि आप
अब हमें बताना है कि फोर्स इस ए पर इन दोनों के कारण कितना होगा, इन दोनों के कारण ए पर फोर्स कितना होगा। तो अब यहां से आप बताइएगा कि इसीलिए नेट फोर्स ऑन ए या नेट फोर्स एट ए, अब ए पर नेट फोर्स कितना होगा, तो एक फोर्स इधर जा रहा है। अब यदि आपसे कोई पूछ दिया कि यहां पर का एंगल कितना होगा, यहां पर का एंगल कितना होगा, ये वाला एंगल कितना होगा, तो आप जानते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल में ईच एंगल 60 डिग्री का होता है, ये भी 60, ये भी 60, ये भी 60। और यहां पर यदि आप आते हैं तो ये भी 60 हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग। वर्टिकल एंगल, अपोजिट वर्टिकल एंगल है ये, ऐसे शीर्षाभिमुख कोण के नाम से जाना जाता है, अपोजिट वर्टिकल एंगल बोल सकते हैं इसको। तो ये 60, तो ये भी 60 हो जाएगा, नीचे वाला 60 से ये वाला 60 हो जाएगा। तो इन दोनों का बीच का एंगल हो गया जी 60, थीटा आपका जी 60 डिग्री मिल गया। समझ रहे बात को। तो इसलिए एफ नेट जब आप निकालने चलिएगा, एफ नेट तो क्या लगाएंगे वैल्यू, एफ नेट बराबर रूट अंडर। देखिए रिजल्टेंट का क्या तरीका होता है, रिजल्टेंट इसका 20 से जाएगा, यहां से जाएगा रिजल्टेंट, एफ नेट 20 से जाएगा। तो वो एफ नेट कैसे निकलेगा, तो फॉर्मूला होता है जो भी वेक्टर है उन दोनों का स्क्वायर करिए प्लस 2 इंटू दोनों का वेक्टर का मल्टीपल करिए इंटू कॉस थीटा। तो यहाँ पर दो फोर्स है आपका, एफ ए बी इनका स्क्वायर प्लस एफ ए सी इनका स्क्वायर प्लस 2 इंटू एफ ए बी इंटू एफ ए सी और इंटू कॉस थीटा। थीटा कितना है, तो थीटा 60 डिग्री है। तो यहां से एफ ए बी और ए सी सब एफ के बराबर है, तो आप लिख सकते हैं एफ स्क्वायर प्लस 2 ए, यहां पर एफ ही रखाएगा तो ये भी हो जाएगा एफ स्क्वायर इंटू कॉस 60 डिग्री। और cos 60 के वैल्यू कितना हो जाएगा, cos 60 डिग्री यहां रख दीजिए। और cos 60 के वैल्यू आपको पता है कितना होता है, cos 60 1/2 होता है, तो ई से ही मर जाएगा। तो बचेगा आपके पास कितना, रूट अंडर, देख लीजिए यहाँ पे एफ स्क्वायर बच गया, यानी कि 3f स्क्वायर। तो यहां से एफ नेट कितना आ गया, एफ नेट आया, एफ स्क्वायर से बाहर आ जाएगा एफ और √3 बचेगा, √3 इंटू एफ निकल के आ जाएगा। और √3 यहां से एफ नेट का वैल्यू पूरा लिख दें तो एफ नेट √3 इंटू एफ कितना के इक्वल मान लिया था, तो एफ था आप इन दोनों फोर्स के इक्वल, और दोनों फोर्स था आपका के क्यू स्क्वायर बाई एल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा फाइनल आंसर। तो कोई भी इक्विलैटरल ट्रायंगल में यदि प्रत्येक वर्टेक्स पे सेम चार्ज रख के आपसे फोर्स निकालने के लिए, कोई भी वर्टेक्स पे निकालिएगा, तो वो जो भी एक वर्टेक्स का फोर्स होगा उसका √3 टाइम निकल के आएगा, एक वर्टेक्स के फोर्स का √3 टाइम निकल के आएगा। यहां पर भी √3 इंटू के क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर आ जाएगा, यहां पर भी √3 इंटू के क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर आ जाएगा। तो ये निकालने का तरीका है। यहां पर देखिए ये जो आप किए हैं, यहां पर छोटी सी चीज और भी आप कर सकते थे। नेट फोर्स निकालने के लिए एफ नेट करिएगा तब वेक्टर सम लिख देते यहाँ पे पहले, ऐसे एफ नेट इज इक्वल टू, ये भी कर सकते थे कि पहले इन दोनों का जोड़ देते, एफ ए बी वेक्टर एफ ए बी प्लस वेक्टर एफ ए सी, इन दोनों के वेक्टर सम, और इन दोनों के रिजल्टेंट का फार्मूला ये लिखते और यहां से करते हैं। तो ये छोटी सी बीच में इसे ऐड कर ले सकते हैं, ये लगा करके ही निकालेंगे। ओके चलिए, तो एक ये तरीका इस तरह से पूछा जाएगा। एक और क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसी में 3 तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। एक तो हो गया कि किसी एक वर्टेक्स पे निकालने के लिए आपको दे दिया, हो सकता है ऐसा पूछ दे कि यदि हम इसके सेंटर में एक चार्ज रख दिए प्लस क्यू, एक सेंटर में चार्ज रख दिए प्लस क्यू, तो आप बताइए कि इस चार्ज पे टोटल फोर्स कितना लगेगा। समझ रहे हैं, तो करें इसे, आइए जरा चेक करते हैं, हटा रहे हैं इसे। ओके आइए, तो ये क्वेश्चन है आपके लिए, क्वेश्चन वही है, यहां तक सेम है, यहां तक वही क्वेश्चन है कि 3 इक्वल चार्ज है प्लस क्यू एट द वर्टेक्स ऑन द इक्विलैटरल ट्रायंगल, उसी इक्विलैटरल ट्रायंगल पर ये चार्ज रखे हैं प्लस क्यू, उसका साइड भी एल है। अब की बात पूछ दिया कि व्हाट इज द फोर्स ऑन अ चार्ज प्लस क्यू इज प्लेस्ड एट द सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल। पूछ रहा है कि ट्रायंगल के जो सेंटर है, या उसे केंद्रिका कहते हैं, सेंट्रोइड केंद्रिका, जैसे ट्रायंगल है इसके बीच का ये जो पॉइंट होता है इसे आप
सेंट्रॉइड कहते हैं। ये यहाँ से यहाँ से यहाँ से ये तीनों डायरेक्शन जो वर्टेक्स से इसका डिस्टेंस होता है वो इक्वल होता है। सेंटर से मतलब तीनों वर्टेक्स का डिस्टेंस इक्वल होता है। जिस पॉइंट पे वो कटेंगे तीनों उसी पॉइंट को कहते हैं हम लोग सेंट्रॉइड। तो एक चार्ज अब की बार यहाँ पर रख दिया, प्लस क्यू रख दिया। अब पूछ रहा है कि बताइए प्लस क्यू पे कितना फोर्स लगेगा, प्लस क्यू पे कितना फोर्स लगेगा। समझ रहे हैं बात के? आइए जरा चेक कर लेते हैं कि कितना लगेगा। तो फिर से बनाते हैं, चलिए एबीसी नाम दे दीजिए, एबीसी। सभी वर्टेक्स पे प्लस क्यू चार्ज वही है पहले वाला। अब सेंट्रॉइड कैसे खोजिएगा? तो सेंट्रॉइड खोजने का बेस्ट तरीका है कि वर्टेक्स से इस तरह से लाइन भेज दीजिए, इस तरह से, और जहां तीनों कटेंगे, जैसे ये इधर ये इधर ये इधर भेजिए, जहां तीनों कटेंगे वही होता है इसका सेंट्रॉइड। और यहां पे रखे हैं एक चार्ज क्यू, प्लस क्यू, यहाँ पे एक प्लस क्यू चार्ज रख दिया। तो आपसे पूछ रहा है कि इस पे कितना फोर्स लगेगा, इस पे कितना फोर्स लगेगा। तो आप पहले ई चेक कर लीजिए कि इस पे कितने साइड से फोर्स लग रहे हैं। नेट फोर्स बाद में देखेंगे, पहले ये जो बीच वाला है प्लस क्यू, इस पे कितने साइड से फोर्स लग रहे हैं। तो देखिए इस पे ए वाला लगा, इन्हें प्लस क्यू है, ये इसको घेर के बैठले है, एक इधर बैठल है यहाँ पे प्लस क्यू, ये भी इसको घेर के बैठल है, और एक इधर बैठल है प्लस क्यू, ये भी इसको घेर के बैठल है। समझ रहे हैं बात के? तो ये तीन डायरी जो है इधर इधर वाला, ये इस पे इधर फोर्स लगाएगा, ये इस पे इधर फोर्स लगाएगा, और ये प्लस क्यू इधर फोर्स लगाएगा। यानी इस पे तीन डायरेक्शन में फोर्स लग रहे हैं, इधर इधर इधर। समझ रहे हैं? अब एफ नेट कैसे निकालेंगे? तो एफ नेट निकालने का वही तरीका है, सभी का वेक्टर सम कर दीजिए, वेक्टर सम करेंगे आपका आंसर तैयार हो जाएगा। समझ रहे हैं बात के? तो वेक्टर सम बाद में करेंगे, अभी के लिए कैलकुलेशन पहले चेक करना है आपको। वेक्टर सम करते समय एंगल भी पता होना चाहिए। जरा चेक करिए कि क्यू पर ये जो प्लस क्यू है, इस पर कितने डायरेक्शन में फोर्स लगा था। इस पर तीन डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, एक सी लगा रहा है इधर की ओर, बी लगा रहा है इधर की ओर, और ए लगा रहा है इधर की ओर। समझ रहे हैं? तो इस पे तीन डायरेक्शन में फोर्स लग रहा। अब किसी भी एक ये दो फोर्स के बीच का यदि एंगल आपसे पूछा जाए तो कितना बताइएगा। आइए जरा चेक कर लें। ये जो पूरा एंगल होता है वो 60 होता है, और ये जो वर्टेक्स से सेंट्रॉइड को मिलाने वाला लाइन होता है, ये इसका लेकिन बीच से आधा से बांट देता है एंगल को, यानी कि बीच से जाता है। तो यहाँ ये हो जाएगा 30 डिग्री, ये भी हो जाएगा 30 डिग्री, 30 दोनों बढ़ जाएगा। ये जो होते हैं, जो भी सेंट्रॉइड से जाते हैं, ये साइड पे परपेंडिकुलर हो जाता है, या इस साइड भी परपेंडिकुलर बनेगा, इस साइड भी परपेंडिकुलर बनेगा, यहाँ पर भी परपेंडिकुलर हो जाएगा। ये सभी जगह 90 डिग्री पे हो जाएगा। तो अब जरा चेक कर लीजिए कि ये वाला 60, ये वाला 90, एक ये छोटा को ट्रायंगल को देखिए, इस वाले ट्रायंगल को, इस ट्रायंगल में आपको पता चलेगा ये 30 है, ये वाला 90 है, टोटल हो गया 120 हुआ ना, यहाँ से यहाँ 120। तो ये वाला एंगल कितना बचेगा भाई इस वाले ट्रायंगल में? तो एक ट्रायंगल में टोटल एंगल का सम होता है, तीनों एंगल का सम करेगा तो 180 होता है, जिसमें 120 यहाँ तक हो गया, इन दोनों को जोड़ोगे 120, तो ये हो जाएगा आपका 60 डिग्री। समझ रहे हैं? ये हो जाएगा आपका 60 डिग्री। तो उसी प्रकार से यदि इधर चेक करें तो इधर भी वही 120 ये हो गया, तो ये वाला हो जाएगा 60 डिग्री। यानी कि पूरा दो जो फोर्स लग रहे हैं, ये इधर इधर, इन दोनों फोर्स का ओवरऑल टोटल एंगल देखा जाए तो 120 मिलेगा, 120 मिलेगा। यानी जो क्यू पर फोर्स लग रहे हैं, यहाँ बगल में हम यदि दिखा दें कि प्लस क्यू जो है, प्लस क्यू, इस पर एक फोर्स इस डायरेक्शन में लगा, एक फोर्स इस डायरेक्शन में लगा, एक फोर्स नीचे लगा। तो कोई भी दो फोर्स के बीच का एंगल यदि देखें तो ये मिल रहा है हमें 60 प्लस 60 120 डिग्री मिल रहा है, ये पूरा इन दोनों के बीच। कोई कह दे यहाँ से यहाँ तक, ये भी 120 हो जाएगा, ये भी 120 हो जाएगा। समझ रहे हैं? तो ये एंगल तो पता चल गया आपको। फोर्स कैसे दिखाइएगा? तो फोर्स दिखाइए क्यू पर, एक फोर्स इधर जा रहा है, तो इधर वाला फोर्स का नाम बी लगा रहा है, इस पॉइंट का नाम ना दीजिए ओ, पॉइंट का नाम ओ देते हैं। तो फोर्स ऑन ओ ड्यू टू बी, फोर्स ऑन ओ ड्यू टू बी, फोर्स ऑन ओ ड्यू टू बी, इस डायरेक्शन में एफ ओ बी इधर जा रहा, इस डायरेक्शन में फोर्स ऑन सी, सॉरी फोर्स ऑन ओ ड्यू टू सी, एफ ओ सी, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में एफ ओ सी। और इधर फोर्स ऑन ओ ड्यू टू ए, फोर्स ऑन ओ ड्यू टू ए,
ए के कारण फोर्स नीचे की ओर लग रहा है, समझ रहे हैं। अब प्लस है, रिपल्सन लग रहा है इस तो 3 डायरेक्शन में फोर्स लग रहे हैं। अब देखिए इनका जो निकालने का तरीका ये है कि जैसे इधर 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 फोर्स लगे तो आप सबसे पहला काम क्या करें कि 2 फोर्स को पकड़िए। सबसे पहले इन दोनों का रिजल्टेंट निकालिए, चाहे 2 फोर्स ये दोनों पकड़ लीजिए, ये दोनों पकड़ लीजिए, ये दोनों पकड़िए, नो प्रॉब्लम। इन दोनों का रिजल्टेंट निकालिए, उसका रिजल्टेंट बीच से जाएगा इस डायरेक्शन। यदि इन दोनों का रिजल्टेंट निकालते हैं तो इसका डायरेक्शन बीच से जाएगा, ई डायरेक्शन इधर जाएगा। तो एक फोर्स होगा इधर, एक फोर्स होगा इधर, और इन दोनों फोर्स हो जाएगा अपोजिट। एक रिजल्टेंट निकालिएगा जाए, और एक थर्ड फोर्स जो आपका बच जाएगा, जो इन दोनों का डायरेक्शन हो जाएगा अपोजिट। अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स को घटा दिया, या एंगल देखिएगा दोनों का तो 180 बन जाएगा, 180, और cos 180 का वैल्यू -1 होता है, तो माइनस भी निगेटिव हो जाता है। तो वो निगेटिव करके फिर जोड़ना पड़ता है। समझ रहे हैं बात के? क्या करना है, दोनों फोर्स को पकड़िए, इसका रिजल्टेंट निकालिए, इधर जाएगा। एक फोर्स इसके अपोजिट डायरेक्शन में बचेगा, दोनों को जोड़ने के लिए एक को निगेटिव कर देना होगा, जोड़ के फिर फाइनल आंसर आ जाएगा। ओके, तो अभी के लिए आइए जरा कैलकुलेट करते हैं। चूंकि बी ओ पर कितना फोर्स लगाया, फोर्स ऑन ओ ड्यू टू बी, यहां पर लिख देते हैं एफ ओ बी, फार्मूला वहीं के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। लेंथ सभी का एल ही रहेगा भाई साहब। अच्छा, ये डिस्टेंस जो होता है वो सभी इक्वल होता है, ये भी बात याद रखिएगा। ये जो सेंट्रॉइड से डिस्टेंस होता है ओ से ए तक, ओ से सी तक, और ओ से बी तक, ये जो डिस्टेंस होता है सब इक्वल होते हैं। डिस्टेंस यहां पर लिख देते हैं ओ ए, ओ बी, ओ ए, ओ बी, ओ सी, ये सभी इक्वल होते हैं। और भाई सेंटर से वर्टेक्स के बीच का डिस्टेंस इक्वल होगा, कितना होगा? यदि ये वाला लेंथ निकाले तो L/3, यदि पूरा लेंथ L था आपका पूरा, तो ये वाला जो लेंथ निकालिएगा ये आ जाएगा L/3, L/3 आ जाएगा, ये वाला L/3, ये वाला आ जाएगा। वैसे ये वाला L/3 अब कैसे आएगा? मैथ के थोड़ा सा रूल लगाइए, कैलकुलेट करिए, आंसर पाइए। बता देते हैं, थोड़ी सी हेल्प आपको हो जाएगी। टोटल लेंथ यदि वाला साइड को देखें तो ये पूरा लेंथ है L, ये इसके जो होते हैं वो बीच से काटता है बुआ जी, ये एकदम मिड पॉइंट पे कट करता है। तो मिड पॉइंट पे कट करने के कारण ये वाला हो जाएगा L/2। और ये यदि इस वाले ट्रायंगल को देखिए तो मान लीजिए आप इसे एंगल पकड़ के ये वाला लेंथ निकालना चाहते हैं तो cos 30 डिग्री लगा दीजिए, cos 30 डिग्री बराबर बेस वाई हाइपोटेनियस कर दीजिए, और हाइपोटेनियस की वैल्यू यहाँ से निकल जाएगा L/√3। ओके, ऐसी इसकी जरूरत नहीं है, बस इतना मान लीजिए कि ये सभी इक्वल हैं। ओ ए, ओ बी, ओ सी सभी इक्वल ही होते हैं सेंटर से डिस्टेंस वर्टेक्स का, तो सभी इक्वल होंगे। और वो कितना के बराबर है अभी हमें पता नहीं है, मान ले रहे हैं कि वो स्मॉल ए के बराबर है। हालांकि उसका वैल्यू निकल के आएगा L/√3। यदि साइड L है तो L/√3 निकल के आ जाएगा, L/√3 आ जाएगा। अभी मान लो ये सब इक्वल है यार, तो इसी में सेट करिएगा तो वैल्यू कितना होएगा, फिर से चेक करें। फोर्स ऑन ओ ड्यू टू बी, एफ ओ बी कितना होगा तो बताइए जरा। के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, के Q1 कितना है तो प्लस Q, Q2 कितना है तो प्लस कैपिटल Q, समझ रहे हैं, ये स्मॉल Q ये कैपिटल Q, तो इन दोनों के फोर्स तो Q1 Q2 तो कहेंगे Q स्मॉल Q कैपिटल Q बाई आर स्क्वायर, आर माने इन दोनों का बीच का डिस्टेंस, तो डिस्टेंस कितना मान लिए हम लोग, और ये ओ ए होगा तो ओ ए मान लिए हम लोग ए के बराबर। ओके, तो ये इतना हो गया। फिर से लिखिए फोर्स ऑन ओ ड्यू टू, अभी बी के लिए निकालें, अभी सी के लिए निकाल लीजिए, ड्यू टू सी, एफ ओ सी, तो एफ ओ सी निकालिएगा तो कितना हो जाएगा एफ ओ सी, तो फिर से के Q1 Q2, के Q1 Q2, तो यहाँ पर Q देखिए सी और O के बीच का फोर्स निकाल रहे हैं, इन दोनों के बीच का, तो Q1 कितना हो जाएगा वही स्मॉल Q, Q2 कितना हो जाएगा कैपिटल Q, तो Q1 Q2 को जाएगा आ जाएगा स्मॉल Q इंटू कैपिटल Q बाई इन दोनों के बीच का डिस्टेंस OC भी एक ही बराबर, तो के Q1 Q2 Q बाई ए, अच्छा स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर। फिर आगे बढ़ेंगे, फोर्स ऑन ओ ड्यू टू
अब ओ पर ए के कारण निकालिए, बी के कारण निकल गया, सी के कारण निकल गया, ए के कारण बच रहा, तो ड्यू टू ए निकाल देंगे। तो ए के कारण निकालिएगा तो क्या होगा, एफ ओ ए इज इक्वल टू के Q1 Q2, Q1 वही है, ए के और ओ के बीच का दूरी देखिएगा, इन दोनों के बीच के मिला के देखिए तो Q1 यहाँ का कैपिटल Q है, यहाँ पर स्मॉल q है, तो यही Q बाई R के जगह पर रखेंगे a, तो a स्क्वायर। आप इन तीनों को गौर से देखिएगा तो तीनों आपस में इक्वल है, तीनों इक्वल है ना, इसीलिए आप कह सकते हैं एफ ओ बी, एफ ओ ए, एफ ओ बी, एफ ओ सी, ये सभी मैग्नीट्यूड फॉर्म में इक्वल है भाई, वेक्टर फॉर्म में नहीं, मैग्नीट्यूड फॉर्म में। वेक्टर फॉर्म में देखिएगा तो दोनों का सभी का डायरेक्शन अलग अलग है, तो ये सभी का मैग्नीट्यूड इक्वल है, हम इन्हें एफ मान लेते हैं, और वो एफ कितना के बराबर हो जाएगा, तो के क्यू स्मॉल क्यू इंटू कैपिटल क्यू बाई ए स्क्वायर। सभी का वैल्यू देख लीजिए इक्वल है, मैग्नीट्यूड फॉर्म में सबका इक्वल आया है। अब जब सब इक्वल है तब इसीलिए इन तीनों का फोर्स तो हमें पता चल गया कि एक इधर जा रहा है, किधर जा रहा है, इधर जा रहा है, कितना कितना अमाउंट में लग रहा है वो भी पता हो गया। तो अब इसमें रिजल्टेंट कितना निकालेगा, तो रिजल्टेंट एफ नेट, तो नेट फोर्स ऑन ओ, नेट फोर्स एट, तो एफ नेट बराबर क्या करेंगे, तो कितने फोर्स लग रहे हैं, 1 2 3 फोर्स, एफ ओ बी, ओ सी, ओ ए, और हमें जब कोई एक चार्ज पे, अब देखिए कोई एक चार्ज है आपका कैपिटल क्यू, इस पे 3 चार्ज फोर्स लगा रहे हैं, तो सुपरपोजिशन अलाउ हो जाएगा यहाँ पे। तो जो भी एफ नेट निकालेंगे वो जितने फोर्स लग रहे हैं सभी का वेक्टर सम कर देंगे, है ना। तो वेक्टर सम करिएगा तो कितना बनेगा, चेक कर ले जरा, वेक्टर सम कर रहे हैं तो वेक्टर सम होगा एफ ओ बी प्लस एफ ओ सी और प्लस एफ निकालिएगा तो ओ ए हो जाएगा, तो इन तीनों का वेक्टर सम। अब देखिए आपको क्या करना है, यहीं पर मेन रूल लगाना है आपको। कोई दो वेक्टर को, कोई दो फोर्स को पकड़िए, सबसे पहले उनका रिजल्टेंट चेक करिए, कोई दो फोर्स को पकड़िए, सबसे पहले उनका रिजल्टेंट निकाले, समझ रहे बात के, दो फोर्स के रिजल्टेंट। मान लीजिए हम ओबी और ओसी को पकड़ते हैं, ओबी और ओसी, ये है ओबी और ओसी, तो इन दोनों का रिजल्टेंट कहाँ जाएगा, इधर बाहर, इन दोनों के बीच से बाहर, यहां जाएगा इन दोनों का एफ नेट, या एफ रिजल्टेंट देते हैं यहाँ पे, एफ आर चल जाएगा इधर, और जो फाइनल आएगा, फाइनल इन दोनों के जोड़ने से आएगा, यानी ओए जो हो जाएगा मेन रिजल्टेंट जो आएगा इन दोनों से, उसका अपोजिट हो जाएगा। तो ओए जब निकाल, इन दोनों को फिर जब जोड़िएगा तो इन दोनों को, दोनों में से किसी एक को निगेटिव करना पड़ेगा, क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट है, समझ रहे बात के। आज यदि डायरेक्शन अपोजिट नहीं समझ आता है कि कैसे करें, तो इन दोनों का एंगल देख लीजिए, इन दोनों के बीच का एंगल है 180, फिर से फार्मूला में सेट कर दीजिएगा, और ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab cos a 180, तो वहां से भी आप मिल जाएगा। ऐसे सिंपल सा रास्ता भी है कि यदि अपोजिट डायरेक्शन में है तो दोनों में से किसी एक को निगेटिव कर दीजिए, उसे जोड़ दीजिए। ओके, तो अभी हम OA और OB को देख रहे हैं, तो इन दोनों से जो निकल के आ रहा है वो निकलेगा रूट अंडर एफ ओ बी का स्क्वायर प्लस एफ ओ सी का स्क्वायर प्लस 2 एफ ओ बी इंटू एफ ओ सी और cos थीटा, थीटा कितना हो जाएगा, तो इन दोनों का बीच है 180, तो सॉरी 120 अब प्लस ये रूट से बाहर बचा रह जाएगा एफ ओ ए, ये वाला बाहर रह जाएगा। ओके, तो यहां से एफ नेट जो निकलने वाला है वो निकलेगा, यहां से निकालिएगा, ये दोनों फोर्स आपस में इक्वल ही है मैग्नीट्यूड फॉर्म में, तो आप लिख सकते हैं एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, ये वाला प्लस 2, यहां पर f इंटू एफ हो जाएगा, तो ये भी एफ स्क्वायर देगा, और cos 180 का 120 का वैल्यू होता है माइनस हाफ, माइनस 1/2, माइनस 1, तो ये माइनस हो जाएगा इंटू 1/2 हो जाएगा, ये 2 से 2 मर जाएगा, अब प्लस इधर बचा हुआ एफ ओ ए वेक्टर फॉर्म में, तो एफ नेट रूट अंडर 2f स्क्वायर, यहां से चेक कर लेंगे, यहाँ एफ स्क्वायर केवल बचेगा, ये माइनस एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, तो एक तो ये खत्म हो गया, तो बचा खाली एफ स्क्वायर प्लस इधर बच रहा ओ ए वेक्टर ओ, तो यहां से एफ नेट जो निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है आपका एफ, ये अब यदि यहां पर से ये आज गया आपका रिजल्टेंट,
एफ, ये जो आया ये रिजल्टेंट आया इन दोनों का, आप इसे रिजल्टेंट बोल सकते हो, इन दोनों का रिजल्टेंट आया है। अब प्लस में यहाँ हो जाएगा एफ ओ ए। अब यहाँ पर थोड़ा सा आपको समझना है, यहाँ पर ये जो वैल्यू निकाल के आया ये तो आया है आपको पॉजिटिव, लेकिन अब कहाँ के फोर्स निकलेगा मेन रूप से, तो ओ ए और एफ आर, ओ ए और एफ आर ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। तो अपोजिट होने के कारण इन दोनों में से किसी एक को आप निगेटिव करेंगे तभी जाकर के वैल्यू आएगा सही ढंग से। अपोजिट होने के कारण, अपोजिट फोर्स के डायरेक्शन, जब फोर्स का डायरेक्शन अपोजिट हो जाए कोई एक वैल्यू निगेटिव हो जाता है। इन दोनों में से किसी एक को आप निगेटिव करके, मान लीजिए हम इसी को निगेटिव कर देते हैं, लिख इन दोनों का रिजल्टेंट निकालने के लिए फाइनल। तो एफ नेट या अपोजिट होने के कारण ऐसा हुआ, और यदि इतना ये नहीं करते हैं, माइनस नहीं करते हैं, तो फिर से फार्मूला लगाओ ये वाला, और cos 180 अब रखो, 180 का वैल्यू -1 होता है, तब जाकर के यहां से निकल के आएगा। समझ रहे बात के? ये जो निकल के आया एफ प्लस, हम इसे माइनस एफ ओ ए लिख रहे हैं। यहाँ पर थोड़ा सा आपको खाली कमांड करना, दिमाग में बस सेट रखना इस वाले बात को, कि यहाँ पर जो निकल के आ रहा है एफ, जो वैल्यू निकल के आया, ये किसका वैल्यू निकल के आया था? इन दोनों के हम वेक्टर सम किए जिसका वैल्यू निकल के आया, यानी कि इन दोनों का ये रिजल्टेंट है, इन दोनों का ये रिजल्टेंट है। समझ रहे बात के? तो रिजल्टेंट होने के कारण इसे हम एफ आर लिख रहे हैं। एफ आर के वैल्यू कितना हो तो वो एफ ही के बराबर होगा, यही वाला वैल्यू निकल के आ रहा है। प्लस माइनस ये हो जाएगा एफ ओ ए। अब जब डायरेक्शन माइनस लगा दिए तो अब डायरेक्शन हटा सकते हैं। अब एफ ओ ए के वैल्यू भी आप चेक करेंगे तो एफ नेट इज इक्वल टू एफ आर एफ ही के बराबर है, एफ आर एफ ही के तो बराबर है, तो एफ ही के बराबर है तो इसको ऐसे लिख दीजिए, कितना वैल्यू निकल के आया है, के क्यू बाई ए स्क्वायर है, एफ आर एफ के बराबर है इसलिए एफ के वैल्यू यहाँ लिख दिए, माइनस एफ ओ ए का मैग्नीट्यूड भी वही है, के क्यू बाई ए स्क्वायर, दोनों पॉजिटिव निगेटिव है, कट जाएगा, तो फाइनल जो आने वाला है एफ नेट वो हो जाएगा आपका 0। यानी कि जब कभी किसी भी इक्विलैटरल ट्रायंगल के सेंटर में कोई चार्ज रख दिया जाए तो जो एफ नेट निकल के आने वाले सेंटर पर टोटल फोर्स 0 निकल के आएगा। सेंटर पर कोई फोर्स नहीं काम करता, कोई फोर्स नहीं लगेगा, ये रिजल्टेंट जो फोर्स निकल के आएगा वो 0 हो जाएगा। क्यों 0 होगा? क्योंकि इन दोनों के रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में जा रहा है, जबकि थर्ड फोर्स आपका इस डायरेक्शन में लगेगा। दोनों रिजल्टेंट और थर्ड फोर्स को मिला के देखिएगा तो ये अपोजिट डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में होने के कारण दोनों में से किसी एक को निगेटिव करके जोड़िए। जब निगेटिव करेंगे, दोनों का मैग्नीट्यूड देख रहे हैं तो सेम है, तो मैग्नीट्यूड सेम होने के कारण डायरेक्शन अपोजिट हो गया, तो वैल्यू निगेटिव करके जोड़ेंगे, सम टोटल करिएगा तो आ जाएगा 0। आप इन दोनों का भी सम निकाल सकते हैं वेक्टर सम, तो इसका डायरेक्शन इधर चल जाएगा, फिर आपका अपोजिट ये वाला मिल जाएगा थर्ड फोर्स। समझ रहे हैं बात के? तो इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हैं, बता सकते हैं। आप चाहें तब इसे प्रिंट कर सकते हैं। ओके, चलिए।